पिछले भाग में आपने देखा कि कम्मो प्रसव पीड़ा में जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए एक बेटी गहना को जन्म देती है, जिसे देखकर अम्मा तो खुश नहीं होती क्योंकि उन्हें एक पोते की आस थी। अम्मा की बहन रामरती आकर कम्मो के चरित्र पर उंगली उठाती है, जिससे कम्मो के जख्म हरे हो जाते हैं। क्योंकि विष्णु की अनुपस्थिति में एक बार मासी के बेटे धीरज ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और जब कम्मो ने इनकार किया तो उसके ही चरित्र पर उंगली उठा दी थी। बरसों बीतने के बाद अब अम्मा को दूसरे बच्चे का इंतजार है, लेकिन कम्मो की पहली प्रेगनेंसी देखकर विष्णु दूसरा बच्चा नहीं चाहता है। अम्मा किसी तरह विष्णु को एक बेटे के लिए मना लेती है। अब आगे। साल भर बीत गया था, लेकिन कम्मो ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। इसलिए अगले दिन कम्मो विष्णु के साथ दाई माँ को मिलने जाती है। कम्मो तो पूरी तरह स्वस्थ है, कोई कमी तो ना लगती, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ है। विष्णु और कम्मो घर लौट आए थे। दूसरा बच्चा ना होने का दुख जैसे विष्णु के अंदर घर करने लगा था। हर बीते दिन के साथ जैसे विष्णु मौन की गर्त में जा रहा था। न पहले की तरह बोलता था, न अपने मन की बात बताता था। कई कई दिन शहर में ही बिता देता। घर लौटकर आता भी तो उसका ध्यान कम्मो पर ना होता और न ही अपनी बेटी गहना पर। जब महीनों तक विष्णु के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ तो कम्मो ने समस्या की जड़ खोजने की ठान ली। सुनो जी, छोरी अब 8 बरस की हो गई है, बड़े स्कूल में नाम लिखा दो उसका। कब तक यूं ही गांव की आंगनबाड़ी में जाती रहेगी? स्कूल की ड्रेस पहनकर जब बस्ता टांग कर जावेगी, कितनी सुंदर लगेगी मेरी गहना। कम्मो ने हाथों से गहना की नजर उतारते हुए कहा। तुझे कितने तक पढ़ाया था तेरा बापू ने? मासा, हमारा बखत और था, आपका बखत और है। हमने तो कलम पकड़नी भी ना सीखी। जो होश संभाला माँ ने हाथ में बेलन पकड़ा दिया। जब बचपन जीने का समय था तो गृहस्थी की जंजीरों में फंसा दिया। जो हुआ सो हुआ, मेरी छोरी मेरी तरह ना रहेगी। क्या तेरी छोरी का ब्याह ना होगा या तू जावेगी उसके घर उसकी गृहस्थी समेटने? क्या बुरा कर दिया तेरी माँ ने? सही बखत पर सही शिक्षा दी। पता है मन्ने, अब और बखत है तभी तो तेरी छोरी ने 2 क्लास पढ़ने की छूट दे दी। चिट्ठी पत्र का जवाब देने लायक हो गई है तेरी छोरी, बस बात है। अब तू इसने वो सिखा जो उम्र भर इसके काम आवे, चूल्हा चौका। चाहे जो हो जावे, मैं ना रुकने दूंगी मेरी लाड़ू की पढ़ाई। पढ़ेगी वो, आगे बढ़ेगी। और पढ़ने से क्या बदल जावेगा है? उससे बच्चे ना जन्ने पड़ेंगे या रोटी ना पकावेगी? उसके सासरे वालों ने क्या बतावेगी? हमने रोटी बनानी ना सिखाई छोरी ने, कागज काले करने सिखाए। मैं ये पूछूं, पेट भर जाएगा इसके बिंद का इसकी किताब कापियों से। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए आवाज तो मुझे उठानी ही पड़ेगी। अशिक्षा और अंधविश्वास भरे जीवन की सौगात ना दूंगी अपने गहना को। अब कुछ ना बोलोगे? आज भी चुप लगा लोगे? मेरी खातिर ना बोले, ना कोई शिकवा है ना उसका, लेकिन अपनी छोरी खातिर तो बोलो। उसका भला बुरा सोचना आपका फर्ज ना है। अभी घर में बात चली रही थी कि पड़ोस में रहने वाली रुक्मिणी वहां आ जाती है। घड़ी खम्मा काकी सा, मैं गलत टाइम पे तो ना आ गई? अरे ना ना, आजा रुक्मिणी, बैठ। कोई गलत टाइम ना है। तो बता कैसे आना हुआ? मेरी छोरी का ब्याह पक्का हो गया है काकी सा। आज से सारी रस्म शुरू होंगी। थारी कम्मो को लिवा ले जा रही हूँ। अब तो ब्याह के बाद ही फुर्सत दूंगी इसने। इसके हाथ का खाना और ढोलक के थाप की तो पूरे गांव की लुगाई तारीफ करे हैं। क्यों नहीं भाभी साहब, मैं पहुंच जाऊंगी, आप फिक्र ना करो। ठीक है, तो फिर मैं चलूं, अभी बहुत काम बाकी है। रुक्मिणी भाभी चली गई थी और इसके साथ ही घर में हो रही तनातनी पर भी विराम लगा गई थी। लेकिन कम्मो अब पीछे हटने वाली नहीं थी। भाभी सा के यहाँ जाने की तैयारी करते हुए उसने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। 12 बरस की छोटी सी रीत आंगन में पीले कपड़े पहने बैठी थी और उसकी माँ रुक्मिणी, दादी और गांव भर की लुगाइयां उसकी नजर उतार उतार कर बलाएं ले रही थी। मंगल गीत गाते हुए बार बार रुक्मिणी भाभी भावुक हो रही थी। बीच बीच में गीतों के बोल सुनकर नन्ही सी रीत खिलखिलाकर हंस देती और उसकी निश्चल मासूम आंखें देख कम्मो का कलेजा भारी होने लगता। इस मासूम को तो ब्याह का मतलब भी ना पता है अभी। उसके लिए ब्याह मतलब नए कपड़े, नए चूड़ियां और ढेरों उपहार भर है। ससुराल की जिम्मेदारियां और नए परिवेश में नए लोगों के संग जीवन भर तालमेल बैठाने का तनाव उसे पता ही नहीं अभी। गुड्डे गुड़ियां से खेलने की उम्र में ससुराल में पीसने के लिए छोड़ देना, क्या इससे बड़ा जुल्म भी हो सके है कोई? एक कोने में भरी आंखों से अपनी लाडो की बलाएं लेती रुक्मिणी से आखिरकार कम्मो ने पूछ ही लिया। भाभी साहब, रीत तो मने लागे अभी 13 बरस की भी ना हुई,
इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? आपने ठीक लग रहा है ये सब। हाँ, अगले महीने 13 की हो जाएगी। ये अकेली तो है ना, अभी 3 छोरी और भी ब्यानी है, और मारा भी तो इसी उम्र में लगन हुआ था ना, हमने भी तो निभाया, ये भी सीख जावेगी। रुक्मिणी ने कम्मू को अजीब नजरों से देखा। हमने निभाया ना भाभी सा, जीवन भर बस समझौता करा। जिस उम्र में हम खुद बच्चे थे, आपने और न जाने कितनी लुगाइयों ने बच्चे जने। मेरे हुए ना तो मैं अभागन कहलाई, और जो 13 बरस में बच्चा पैदा करते हुए मर गई, उनसे भी कहाँ किसी को हमदर्दी हुई। माँ बाप ने छोरी को कुछ खिलाया पिलाया ना, हमारे गले में बीमारी बांध दी, यही सुनने को मिला ना। और साल होते होते अपने छोरों को दूसरी बिंदनी से ब्याह लाए। क्या यही है छोरी होने का मतलब? जीवन भर सास की गालियां सुनो और हर साल एक बच्चा जनते रहो। जो बेटा हो जाए तो खुद को महारानी समझ लो, ना तो जख्म भूलने से पहले अगले बालक की तैयारी करो। कम्मो की आवाज तेज होती जा रही थी। कुनबे की औरतें धीरे धीरे उसके पास जमा होने लग गई थी। तू ब्याह न करेगी क्या अपनी छोरी का? जीवन भर अपने घर बैठा कर रखेगी? छोरियों की यही नियति है। काकी साहब, मैं छोरी के ब्याह के खिलाफ ना हूं, ब्याह क्यों ना करूंगी, लेकिन हर काम का एक बखत हुए है। यो 12-13 बरस की छोरियां के घर चलावेंगे, और इनकी देह में अभी ताकत ही कितनी है कि ब्याह के 6 महीने बाद से ही इनसे पोते पोतियों की आस लगाई जाए। अभी बखत है इनका पढ़ने लिखने का, अपना अच्छा बुरा समझने का। इन्हें माँ बापू के लाड़ दुलार की जरूरत है अभी। देख कम्मो, तू मेरी छोरी के ब्याह में मनहूसियत मत फैला। हम अपनी छोरी का भला बुरा देख लेंगे, तू अपनी छोरी ने संभाल। तुझे अच्छा लगे तो ब्याह में शामिल हो, ना तो तेरी मेरी राम राम। हाँ, मेरी छोरी ना जावेगी ससुराल, यो कच्ची उम्र में तो कतई न जावेगी। तुम लोग डरती रहो अपने अपने भरतार से और उसकी माँ से, अब मैं ना डरूंगी, जो बन सकेगा करूंगी अपनी लाड़ों के लिए। कहकर कम्मो रुक्मिणी के घर से निकल आई। पीछे से गांव भर में खुसुर पुसुर चालू हो गई थी, लेकिन दबी जुबान में ही सही गांव की कई औरतें उसकी बात से सहमत जरूर हो रही थी। कम्मो ने तो गांव में सबके सामने कह दिया था कि वो अपनी गहना का बाल विवाह ना होने देगी, बल्कि उसे पढ़ाएगी लिखाएगी और काबिल बनाएगी। लेकिन ये सब कर पाना कोई सरल तो था नहीं। उसका इकलौता सहारा विष्णु तो आजकल उससे बात तक नहीं करता था। कमरे में आए भी उसे महीनों गुजर गए थे। अब चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अपनी बेटी के जीवन को स्वाहाता ना होने दूंगी। मासा के लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने छोरी जनी, तो अब अगर अपनी बच्ची के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटूंगी। रुक्मिणी की यहाँ हुई घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। इसी बीच कम्मो को याद आया, आज तो रीत की विदाई है। शादी में तो वो शामिल ना हुई, लेकिन विदा होती रीत को देखने से वो खुद को ना रोक सकी। कम्मो जाकर अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई। सामने गांव की औरतों का हुजूम उमड़ा हुआ था। लाल जोड़े में किसी गुड़िया की तरह सजी रीत अपनी माँ के गले लगकर चीख चीख कर रो रही थी। मैंने ना जाना माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं न जाऊंगी। तू कहेगी तो घर के काम भी कराऊंगी, अपने सहेलियों के साथ गुड़िया से विदा खेलूंगी। ये सारे कपड़े जेवर मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे अपने पास रख ले माँ, मैं ना जाऊंगी तुझे छोड़कर। बापू सा, मैं मेला घूमने की भी जिद ना करूंगी, बापू मुझे मत भेजो। रीत की चीखें सुनकर कम्मो का दिल कांप उठा था। रीत की चीखों के बीच अपने ब्याह के दृश्य एक के बाद एक कम्मो की नजर के सामने तैरने लगे। हूबहू यही तो हुआ था उसके साथ भी। उसकी माँ उसे गले लगाकर खुल के रोई भी ना थी। दादी सा को ये चोंचले पसंद जो ना थे। बिलखती कम्मो को माँ बस सासरे वालों को खुश रखने की हिदायत दे रही थी। चाहे जो हो जाए छोरी, अब यो घर से तेरा नाता खत्म और वो घर ही तेरा सब कुछ। बापू से जिस पगड़ी को गर्व से पहनते थे, जिसे कम्मो रोज दौड़कर उनके सर पर लगाती थी, उसकी विदाई के बखत उसके पैरों में रखती थी बापू ने। बिटिया, अपने बापू सा की इज्जत लिए जा रही है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो समझ लियो तेरे बापू की पगड़ी उतर गई। रोती बिलखती कम्मो ने उठाकर पगड़ी बापूसा के सर पर रख दी थी और उस रोज जी भर के रोई थी बापू के गले लगकर। बापू, मैं आपकी पगड़ी कभी ना गिरने दूंगी, ना गिरने दूंगी। आज के दिन सोच कर ही कम्मो की आंखों में आंसू लुढ़क आए। अब ये विदाई देख पाना उसके लिए संभव ना था। आंचल से आंसू पोंछती वो अपने आंगन में आ गई। रीत चली गई थी। ब्याह के 2 दिन बाद रुक्मिणी मासा के पास कम्मो की शिकायत लेकर पहुंच गई।
आपने ना आना था तो मत आती काकी सा। मेरी छोरी के ब्याह में तमाशा करने अपनी बिंदनी ने क्यों भेजा? 4 रिश्तेदारों के आगे थू थू करवा के क्या मिल गया थारी कम्मो ने? क्या बात कर रही है रुक्मिणी, हुआ क्या? रुक्मिणी ने सारी बातें सविस्तार अम्मा के कानों में डाल दी। अम्मा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। रुक्मिणी के जाते ही मासा ने कम्मो को बुलाया। क्या तमाशा करके आई रहे तू रीत के ब्याह में? मैंने कोई गलत बात ना की है मासा। 13-14 बरस की छोरियों का ब्याह करना कौन सा समझदारी का काम है? बहुत जुबान चलाने लगी है बिंदनी तू। यही सीख क्या आई है अपनी माँ से? ब्याह तो तेरी छोरी का भी होगा, तू रोक लेगी क्या? अरे एक छोरी के पैदा कर दी बावली हुई जा रही है। तेरी छोरी से सारी जिंदगी छाती पे मूग ना दिलवाऊंगी मैं। कोई स्कूल विस्कूल ना जाएगी गहना। जहां 12-13 बरस की हुई हाथ पीले करके पिंड छुड़ाऊंगी इस मनहूस से। मेरी छोरी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपको मासा जो इतना जहर पर रखा है आपने अपने मन में? और स्कूल तो जावेगी कहना, और आज ही जावेगी। घना इंतजार कर लिया मैंने। हमेशा यही सोचा कि आज नहीं तो कल आप लोगों की सोच बदलेगी छोरी के लिए। लेकिन सच तो यह है कि मरे बिना स्वर्ग कौन ही मिलता। अब मैं खुद जाऊंगी और गहना का दाखिला कराऊंगी। कम्मो ने गहना का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। 2 घंटे बाद कम्मो जब गहना का दाखिला कराकर लौटी तो देखा मासा पूरी तैयारी कर चुकी है। आंगन में ही मासा तैयारियां चढ़ाए खड़ी थी और वहीं पास में विष्णु भी माथे पर लकीरें खींचे, मुट्ठियां भींचे मूढ़े पर बैठा था। आज कोई न कोई बखड़ा होना तो निश्चित था, क्योंकि विष्णु आमतौर पर कम्मो और मासा के बीच नहीं आता था। आज उसके जाने के बाद न जाने मासा ने क्या कहा जो उसे भी इस तमाशे में शामिल कर लिया गया था। आ गई छोरी ने कलेक्टर नहीं बना के। देख ले विष्णु, यही दिन देखने को तेरा लगन कराया था ना कि मेरे मुंह पर तमाचा जड़ के यो अपने फैसले खुद लेने लगे। इतनी हिम्मत बढ़ा रखी है तूने, तभी तो कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। ना तो इसके जैसे के पर कतने खूब जानू मैं। मासा विष्णु को उकसा रही थी। कहाँ गई थी तू? गहना का दाखिला कराने गई थी। कोई पाप तो ना करा मैंने? आपसे कहते कहते साल बीत गया, आप तो जैसे सुनते ही ना हो। छोरी तो मेरी भी है, इसलिए आज मैं ही कराई इसका दाखिला। तूने मासा से पूछा था जाने से पहले? आप ही बताओ, मासा हामी भरती? ना भरती तो ना ही सही। जो मासा ने कह दिया तो कह दिया। कोई जरूरत ना है छोरियों को स्कूल में पढ़ाने की। जैसे गांव की और छोरियों का चल रहा है इसका भी चल जाएगा। तू ज्यादा क्यों बतंगड़ बना रही है बात का? और मेरे से पूछने की जरूरत कौन ही समझी तूने? आपकी ही छोरी है कहना, आपकी औलाद है, ऐसे कैसे कह सको जी आप तो ऐसे कौन ही थे? ये आपके शब्द नहीं हो सकते। अब ये रोने का नाटक बंद करो और माफी मांग मासा से। जब मैंने कोई गलती ही ना करी तो माफी किस बात की मांगू? कम्मो! विष्णु ने हाथ उठाया और कम्मो के चेहरे तक जाकर रोक लिया। बहुत देर से अंदर कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती गहना अचानक दौड़ कर आई और विष्णु के पैरों से लिपट गई। बापू पढ़ने दो ना मन्ने, मैं भी सरपंच काका की छोरी के साथ रोज बस्ता टांग के स्कूल जाऊंगी। मत मारो, माँ ने उसकी कोई गलती ना है। दादी से सुबह से माँ को डांट रही है, माँ कब से रो रही है, बापू छोड़ दो माँ को। रोते रोते गहना सिसकियां लेने लगी। विष्णु के भीतर का बाप 2 पल के लिए पिघल गया। ठीक है, 8 तक पढ़ ले, उसके बाद ना पढ़ने दूंगा। और हाँ, अपनी माँ के साथ घर के काम काज भी सीखने होंगे। मैं सब करूंगी बापू साहब। चाहे जितनी परीक्षा देनी पड़ी हो, लेकिन गहना को आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन इसके लिए कम्मो को अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़ा। इतने बरस में पहली बार विष्णु ने कम्मो पर हाथ उठाया, किंतु फिर भी इतना सब कुछ खोकर भी जो उसने पाया था, उसकी खुशी अनमोल थी कम्मो के लिए। बरसों पहले हंगामा करके सारे संबंध तोड़कर गई रामरती मासी आजकल फिर से अम्मा से मिलने आने लगी थी। दोनों बहनें अकेले अपने कमरे में बैठकर खूब खुसुर पुसुर करती, लेकिन कम्मो के कानों में कोई बात न पड़ने देती। पहले मासा और अब तो विष्णु भी बेटे की चाहत में इतना बावला हो गया था कि औलाद होते हुए भी खुद को बेऔलाद मान बैठा था। वो गहना बहुत ही होशियार बच्ची थी। गांव के स्कूल में बड़ा नाम था उसका। हर कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने के कारण हर अध्यापक का गर्व थी गहना। पढ़ाई के अलावा भी हर क्षेत्र में उसका ज्ञान अद्भुत था। गहना अब 8वीं कक्षा में पहुंच गई थी। इधर कम्मो को अपनी मेधावी गहना को आगे पढ़ाने की चिंता खाई जा रही थी। दूसरी तरफ मासा ने भाप लिया था कि विष्णु और कम्मो के बीच अब पहले जैसी बात नहीं है। एक दिन मौका देखकर मासा ने विष्णु को अपने कमरे में बुला लिया। देख छोरा, आधी उम्र बिता दी तूने इस कम्मो से बेटे की आस में।
अब और देर करने से कुछ हाथ ना लगेगा। मेरी मान तो दूजा ब्याह कर ले, अभी भी देर ना हुई। मैं लाऊंगी तेरे लिए बिल्कुल सुंदर हट्टी कट्टी स्वस्थ सी छोरी, जो आते ही साल भर भीतर तेरी गोद में तेरा वारिस डाल देगी। सब सही हो जाएगा, तो बस हाँ कह दे एक बार। यो ना हो सके मासा कम्मो। अरे तू बात ना कर उस मनहूस की, जिस दिन से ब्याह के आई है इस घर में जैसे 7.5 का वास हो गया। मैं कौन सा उसे घर से निकालने को बोल रही हूँ। अरे रहेगी यहीं एक कोने में दोनों माँ बेटी भी। इतने पत्थर दिन ना है तेरी मासा। लेकिन अपने कुल दीपक की भी तो मन ने सोचनी पड़ेगी। इसमें कोई गलत बात ना है छोरा, यो रिवाज तो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। वो रुक्मिणी की छोरी रीत, वो भी तो दूजे से ब्याही है। पहली बिंदनी के बालक ना हुए थे तो इनकी रीत को मुंह से मां कर ले गए। अरे सोने से तोल कर ले गए छोरी ने। बस यूं समझ ले राज रजेगी राज। अभी 1-2 साल भीतर ही बालक हो लेगा, फिर तो जिसका छोरा पति भी उसका, घर की चाबी भी उसी की। मैं भी नई बिंदनी को सोने चांदी में तोल दूंगी। बस कहने की देर है। एक ना 10 छोरियां के बापू सवेरे यहीं खड़े मिलेंगे, बस तू हाँ बोल दे छोरा। ये संभव ही ना है मासा, आगे से ऐसी कोई बात ना करना, मेरे से विनती करूंगा आपसे। विष्णु उठकर चला गया, लेकिन चाय देने आई कम्मो ने सारी बातें सुन ली थी। उसके मन को गहरा सदमा लगा। इतने बरस तक खूंटे से बंधी गाय की तरह बस मासा के हर हुक्म पर गर्दन हिलाई थी उसने। कभी एक अक्षर ना कहा। बांझ, निर्वंशी, सूखी बेल, न जाने क्या कुछ नहीं कहा मासा के मुंह ने, लेकिन कभी पलटकर सवाल जवाब ना किया। बस अपने भाग्य को कोसती रही। हमेशा यही सोचा कि मासा बस ऊपर से कठोर है, लेकिन उनके भीतर भी माँ की तरह कोमल हृदय है। जुबान से थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन मन से उसका बुरा नहीं सोच सकती कभी। कितनी गलत थी वो। मासा के लिए वो बस एक वारिस पैदा करने का माध्यम थी, जो ना कर सकी तो अब उसकी जरूरत खत्म। उसी रात कर क्यों ना लेते दूजा ब्याह। आखिर आप भी तो यही चाहो कि एक छोरा हो जाए। मेरी और मेरी छोरी की फिक्र करनी तो आपने सालों पहले ही छोड़ दी थी, तो अब कौन सी बात है जो आपको रोक रही है ब्याह करने से। मेरी फिक्र करने का ढोंग तो आप छोड़ ही दो आप। अरे जिस माँ ने पैदा किया, जब उसने ही आपके खूंटे से बांधकर फिर खोज खबर ना ली, तो आपसे क्या ही गिला शिकवा करूंगी मैं। जब जन्म के रिश्ते मुझे भूल गए, आपसे तो मेरा धर्म का रिश्ता है। जो मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। चिट्ठी आई है, छोटे भाई का ब्याह है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप यहाँ अकेले हो अपनी माँ के साथ। जो जी में आवे सो फैसला लेना। अगले दिन चाहे मन में मेरे लिए जगह ना बची हो, लेकिन मायके में इज्जत रखने को शादी के दिन पहुंच जाना। कम्मो गहना को साथ लेकर मायके निकल गई। कितने सालों बाद मायके का आंगन देखा था कम्मो ने। अपना घर आंगन देख भावुक हो चली थी वो। कभी यही घर उसका बसेरा था। कितनी खुशी खुशी उसने अपने बचपन के दिन यहाँ बिताए थे। कम्मो को गहरी सोच में डूबा देख माँ ने आवाज लगाई, अरे कम्मो देख तो कैसा है ये लहंगा, तेरी भाभी सा के लिए लाई हूँ। माँ ये तो बिल्कुल सादा सा है, तू चिंता ना कर। मैं इस पर अपने हाथ से बेल बुट्टे काट दूंगी, फिर देखना इसकी रौनक। अगले ही दिन से कम्मो लहंगे पर कढ़ाई करने लगी। कम्मो के गुणों की तारीफ करते करते गांव की महिलाएं थक नहीं रही थी। क्या विष्णु गहना के मायके शादी में आएगा, या माँ की बात मानकर दूसरा ब्याह कर लेगा? क्या होगा कहानी में? अगला मोड़ जानने के लिए देखते रहिए बालिका वधू।